आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह अध्ययन श्रृंखला आपके लिए होने वाली है काफी लाभकारी। और हिंदी साहित्य के प्रमुख कथनकार अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने 7 वीडियो इससे पहले पूरा कर लिया था और 8वां वीडियो आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें दिए गए कथन या तो परीक्षाओं में पूछे गए कथन है या आने वाले परीक्षाओं के लिए संभावित कथन है, तो इनका अवलोकन आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए साथियों। और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। और आगे के प्रमुख कथनों का अध्ययन हम लोग आज प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देना मुझे नहीं भूलेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या हम लोग देखते हैं। पाठचर्या का पहला कथन तुलसीदास के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन, वे यानी कबीरदास एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न मौलवी हो, न पुरोहित हो, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण हो, सब मनुष्य हो। और यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कबीरदास जी के संदर्भ में। आइए साथियों बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन भी कबीरदास से ही संबंधित है डॉक्टर बच्चन सिंह का कि इनकी यानी कबीरदास की भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन कि अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन साथियों, अगला कथन है सूर सागर की जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह विद्यापति का अनुकरण है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। अगला कथन साथियों कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का यह कथन है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे साथियों और अगला कथन देखते हैं कि रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। और यह कथन तुलसीदास के रामचरित के मानस के संदर्भ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। और यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आइए बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में। और यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। अगला कथन है कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व नहीं है, निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। अगला कथन कि कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है
कि कामायनी हर आधुनिक समीक्षक और समाचार के लिए भी परीक्षा स्थल है। तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसे घूंट कर पैदा हुआ है, और यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन कि केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूं यह उनके व्यक्तित्व का बीज गुण है, और यह अमृत राय का कथन है। अगला कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, और यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला कथन साथियों कि रीत काव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही। रीत काव्य में जो शर्मा जी के से संदर्भ है यहाँ पद्म सिंह शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था। रीतबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने यानी पद्म सिंह शर्मा जी ने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीत काव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल को भी अपनाया, उसी की छानबीन की। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि पुनर्जागरण के सूर्यास्त होने पर महादेवियों दीप शिखा की भांति प्रज्वलित रहीं। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। और अगला कथन है कि ये यानी गणानंद साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, और यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण एवं साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और यह मैनेजर पांडे का कथन है। डॉक्टर मैनेजर पांडे का कथन है। अगला कथन है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, और यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। अगला कथन साथियों कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह परिमल की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है। अगला कथन नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि गजल एक लिरिक विधा है जिसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद है और जीवंत परंपरा है। यह शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्यों की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि इन्होंने यानी रीतकालीन कवि शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति अवज्ञा का भाव आ गया, और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और देखते हैं अगला कथन कि हिंदी के रीत या आचार्य निश्चित ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का काव्य जो चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीतकाल में अभाव है, और यह डॉक्टर नगेंद्र का
कथन है। अगला कथन, संस्कृत में अलंकार को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही थी उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती। शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कम कवियों को इष्ट थी वे तो लक्षणों की कविता करने का बहाना भर समझते थे। वे इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे में अंतर्मुक्त हो जाता है या नहीं। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। गणानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन हम लोग गणानंद के ही संदर्भ में लेते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। गणानंद के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है और यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला कथन है कि बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। और यह कथन है राहुल शांकृतायन जी का। राहुल शांकृतायन जी का यह कथन है। अगला कथन है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। मतिराम के संदर्भ में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि रीतकालीन कवि सचेतन रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन कि यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत न पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करते हैं। और यह कथन है शुक्ल जी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भक्ति काल में ब्रजी और अवधी दोनों कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु रीत काल में अवधी का कुछ महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन साथियों, व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य और बाद में लक्षण, लक्ष्य अंश का मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है तो परिपाटी विरुद्ध है, कहा जा सकता है जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्ति से अवतरित यह कथन प्रताप शाही के संदर्भ में किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन शुक्ल जी के विरोध में गत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन, इनकी प्रखर प्रतिभा को मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीत काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का ही कथन है। अगला कथन है कि राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए न कुछ पंडिताई जरूरी थी। राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया परीक्षाओं में। तो यह पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और अगला कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, कथन है। और अगला कथन है साथियों कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाषा प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। और यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला कथन है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। और यह गारसा दत्ताशी का कथन है।
साथियों, वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक UNIQPRAZYAN यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप यूनिक प्रज्ञान टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।